स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं, होली के बाद होगी सुनवाई। IRGC ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कमांड सेंटर किया सेटअप। खबरों की शुरुआत करेंगे कल कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा मुस्लिम छात्राओं के लिए आए निराशाजनक फैसले से, जिसके बाद एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को अर्जेंट सुनवाई देने से इनकार कर दिया, जिसने राज्य सरकार में हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा था। वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने आज अदालत के सामने मामले को पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले को होली की छुट्टी के बाद देखेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा अपना 129 पेज का फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद राज्य की एक मुस्लिम छात्रा ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ये नोट करने में विफल रहा है कि हिजाब पहनने का अधिकार अभिव्यक्ति के दायरे में आता है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत महफूज है। छात्रा निबानाज ने अपनी याचिका में कहा कि हिजाब पहनने का अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत राइट टू कंसाइंस से सुरक्षित है, जो एक व्यक्तिगत अधिकार है, और यह कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए कि हिजाब पहनना इस्लाम में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने मंगलवार को मुस्लिम लड़कियों द्वारा दायर याचिका के एक बैच को खारिज कर दिया। Considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. कल हिजाब मामले पर आए कर्नाटका कोर्ट के फैसले पर कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। पहला सवाल यह है कि ये कैसे तय होगा कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य है या नहीं है, किन पैरामीटर्स को सामने रखकर ये फैसला लिया गया। सवाल नंबर 2 कि इसी देश में ऐसे फैसले भी आए हैं जिनमें 2 मजहबों के करोड़ों लोगों की आस्था उस फैसले से जुड़ी हुई थी, जिसमें एक पक्ष का दावा हर तरह से मजबूत था, उनके पास सदियों से कब्जा था और उस जगह पे उस धर्म के लोग अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते चले आ रहे थे। सारे साक्ष्य उनके पक्ष में थे, फिर भी ज़्यादा आबादी वाले धर्म के लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए कम आबादी वाले धर्म के लोगों की आस्था का ख्याल न रखते हुए और उनके सारे मजबूत दावों को अनदेखा करते हुए फैसला साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक आस्था के आधार पर दिया गया। और उसके उलट इस केस में वो पक्ष हिजाब करना जिसके धर्म का हिस्सा है और भारतीय संविधान उसको इस बात की इजाज़त भी देता है कि वो अपने धर्म को फॉलो करते हुए हिजाब करने का पूरा अधिकार रखता है, और उसके इस काम को करने से किसी दूसरे धर्म की आस्था को कोई ठेस भी नहीं पहुंचती है और भारतीय संस्कृति को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। फिर भी फैसला हिजाब के खिलाफ आता है, आखिर क्यों? सवाल नंबर 3, क्या ये फैसला इस वजह से आया कि कुछ लोग हिजाब के विरोध में सड़कों पर उतरे थे? तो फिर क्या माननीय कोर्ट के फैसले भीड़ तंत्र से प्रभावित होकर आएंगे? मतलब जिसकी तरफ ज्यादा लोग होंगे उस पक्ष में फैसला आएगा, दावा किसी का भी मजबूत हो। यहाँ पर एक बात को क्लियर कर देना भी जरूरी है कि यहाँ जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है वो नकाब के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ सर पर ओढ़े जाने वाले एक स्कार्फ के लिए है, और माननीय कोर्ट ने इसकी भी परमिशन नहीं दी है। सवाल नंबर 4, क्या हिजाब सिर्फ एक इकलौता सिंबल है जो धार्मिक पहचान को दिखाता है? क्या हमारे सिख भाइयों की पगड़ी उनके धर्म को नहीं दिखाती है? क्या सिंदूर और माथे पे लगा हुआ तिलक धार्मिक पहचान को जाहिर नहीं करता है? क्या इसके साथ लोग स्कूल, कॉलेज या दूसरी ऐसी जगह हैं जिनका धर्म से ताल्लुक नहीं है वहाँ पर नहीं आते हैं? 5वां सवाल ये है, क्या सिर्फ स्कूल ही ऐसी जगह है जहाँ धर्म से कोई लेना देना नहीं होता बल्कि सब बराबर होते हैं? क्या संसद भवन, विधानसभा या इन जैसी दूसरी जगहों पर लोग अपनी धार्मिक पहचान के साथ नहीं आते हैं? ये तो ऐसी जगहें हैं जहां आप धर्म का प्रचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हर धर्म के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं। कल आए माननीय हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं में से एक का
प्रतिनिधित्व किया था, कहा कि आदेश के बाद राज्य में कई लड़कियों को अब कॉलेज जाने के बीच चयन करना पड़ सकता है कि वो अपनी शिक्षा को चुने या हिजाब को। टाइम्स नाउ से बात करते हुए सीनियर एडवोकेट ने कहा कि फैसले महिलाओं की ओर से लिए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से भी फैसले लिए जा रहे हैं। अब अगर कोई धार्मिक आवश्यकता है तो क्या आप उस आवश्यकता को पूरा करते हैं या नहीं, ये वो कॉल है जिसे प्रशासन ने लिया है। हेगड़े ने कहा कि उनके अनुसार राज्य को इस मामले में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की आड़ में छात्रों के जीवन को कहां तक कंट्रोल कर सकती है। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि कानून में कई प्रावधान हैं, मजहब की आज़ादी है और उसके तहत ज़रूरी धार्मिक प्रथाएं हैं, फ्रीडम ऑफ कंसियंस यानी अंतरात्मा की आज़ादी भी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ कंसियंस नहीं है। अगली खबर है ईरान से, जहां ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर लगातार हो रहे हमले के बाद IRGC ने अब न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कमांड सेंटर को सेटअप किया है। नए बने सेंटर के मौजूद होने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि पहली बार उस रिपोर्ट में की गई थी जिसमें फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में तोड़फोड़ की योजना बनाने वाली एक टीम की गिरफ्तारी की घोषणा की गई थी। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के जरिए अपॉइंट टीम को IRGC के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर कमांड सेंटर ने गिरफ्तार किया था। इस साल की शुरुआत में ईरान की परमाणु सुविधाओं में तोड़फोड़ की कई कोशिशों के बाद पैसिव डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के हेड ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रेजा जलाली ने घोषणा की कि परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक कमांड सेंटर का गठन किया जाएगा। उस वक्त ब्रिगेडियर जनरल जलाली ने कहा था कि इस तरह के सेंटर के बनाने से पिछले सभी फॉल्ट्स और कमजोरियों को खत्म करने में मदद मिलेगी, जिससे पूरा सिस्टम अजेय हो जाएगा। IRGC सिक्योरिटी फोर्सेज ने होम प्रोविंस के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ईरानी परमाणु सुविधा में तोड़फोड़ के एक बड़े हमले को रोकने में कामयाबी हासिल की। ये नेटवर्क 20 मार्च से शुरू होने वाले फारसी नववर्ष की छुट्टी से पहले अपने हमले को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के अधिकारियों ने फोर्डो सुविधा की IR-6 यूनिट के स्टाफ में से एक के करीब जाने का प्रयास किया। अपने मकसद को हासिल करने के लिए मोसाद अधिकारियों ने पहले उस स्टाफ मेंबर के पड़ोसी को पैसे, लैपटॉप और सेल फोन जैसे चीज़ें देकर उस शख्स के पड़ोसी का विश्वास जीतना चाहा। जानकारी हासिल करने के लिए मोसाद अधिकारी तब IR-6 कर्मचारी के करीब गए जिन्हें नकद और क्रिप्टो करेंसी में भुगतान किया गया था, ताकि हर तरह के सबूत को छिपाया जा सके। एक मोसाद एजेंट ने हांगकांग की एक कंपनी की आड़ में और बिचौलिए की मदद से फोर्डो के कर्मचारी के साथ बातचीत शुरू करी और सॉफ्टवेयर बनाने को उनसे कहा। फिर धीरे धीरे कर्मचारी के करीब पहुंच गए। कर्मचारी ने मोसाद जासूस के साथ उनकी असली पहचान का एहसास होने के बाद भी अपने सहयोग को जारी रखा, लेकिन ये जाने बिना कि IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इस पूरे प्रोसेस की निगरानी की जा रही थी। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक दशक से अधिक समय से इस तरह के कई हमले झेलते आ रहा है। कई ईरानी वैज्ञानिकों की भी इजराइल द्वारा हत्या की जा चुकी है। जून 2012 में ईरान ने ऐलान किया था कि उसके खुफिया बलों ने देश के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के पीछे सभी आतंकवादी तत्वों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया है। 2 साल में अपनी तरह के 5वें हमले में आतंकवादियों ने 11 जनवरी 2012 को 32 साल ईरानी वैज्ञानिक मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को उनके ड्राइवर के साथ मार डाला था। ये विस्फोट ईरानी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और परमाणु वैज्ञानिक मसूद अली मोहम्मदी की शहादत की दूसरी बरसी पर हुआ था, जिनकी जनवरी 2010 में तेहरान में एक आतंकवादी बम हमले में हत्या कर दी गई थी। बम धमाके में इस्तेमाल होने वाला हत्या का तरीक़ा 2010 के उस वक्त के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फरीदौन अब्बासी दीवानी के खिलाफ आतंकवादी बम हमले जैसा ही था, जो ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख बने और उनके सहयोगी माजिद शहरयारी। हमले में अब्बास दीवानी बाल बाल बचे, जबकि शहरयारी शहीद हो गए थे। एक अन्य ईरानी वैज्ञानिक दारिश रेज़ाई नजात की भी 23 जुलाई 2011 को इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फ़खरीज़ादे 27 नवंबर 2020 को दमवंद काउंटी के अबसार शहर में तेहरान के पूर्व में आतंकवादियों के हमले की चपेट में आ गए और शहीद हो गए। तेहरान के पूर्व में 40 किलोमीटर की दूरी पर दमावंद के एब्सर्ड में
एक विस्फोट और मशीन गन के फायर से फ़खरीज़ादे की कार को निशाना बनाया गया था और उन्हें शहीद कर दिया गया था। हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।